नमस्कार। पिछले हफ्तों में लगातार बढ़ते कोविड केसेस के मद्देनजर अलग अलग राज्यों ने और लगभग देश के सभी राज्यों ने जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। अब जाहिर तौर पर एसेंशियल सर्विसेज के अलावा बाकी कारोबार ठप है, तो इन एक्सटेंडेड लॉकडाउन के बीच छोटे बिजनेसेस, एसएमईज, एमएसएमईज पर क्या असर पड़ रहा है? जो रिकवरी पिछले साल जुलाई के बाद देखने को मिली थी और अच्छी खासी चल रही थी, वो क्या डीरेल हुई है या फिर इस पर बस थोड़ी सी मार पड़ी है? इसी पर आज आवाज एंटरप्रेन्योर में आप जुड़ रहे हैं खास पेशकश के लिए। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और आज हमारा साथ दे रहे हैं वयाना नेटवर्क के फाउंडर और सीईओ राम अय्यर, इंस्टामोजो के को फाउंडर और सीओओ आकाश गेहानी और फंड एनेबल की फाउंडर पृथा अत्रे। आप तीनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पिछले पिछले 2 महीने खास तौर से देश के लिए काफी चिंताजनक रहे हैं, लगातार बढ़ते केसेस, और इस बारी सेकेंड वेव में यही हुआ है कि हमारे करीबी वालों पर ज्यादा मार पड़ी है, जो पिछले बार यानी कि 2020 वाले फर्स्ट वेव में नहीं देखने को मिला था। तो इस बार एसएमबीज की स्थिति क्या है? क्योंकि पिछले साल पूरी तरह से डीरेल होते हुए देखे थे इनके बिजनेसेस। राम, मैं सबसे पहले आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आप एमएसएमईज को काफी सपोर्ट देते हैं क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिहाज से। 2020 वर्सेस 2021 ये लॉकडाउन वाला पीरियड कितना और खराब हुआ है या फिर स्थिति संभली हुई है? तो अर्शिता, आपने जैसा कहा कि ये जो वेव 2 में जो एक पर्सनल क्राइसिस का जो एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें हम सब को एक अनुभव हुआ है कोविड का, और इसका जो असर है वो सबसे बड़ा असर उसका कंजम्पशन पे होने वाला है। और मुझे लगता है कि वेव 2 और वेव 1 में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो हमारी जो कॉन्फिडेंस है एक खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, वो थोड़ी कम हुई है। हमारी जो जमा पूंजी है वो कम हुई है, क्योंकि हमें मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और हमें ये पता भी नहीं है कि ये वेव 2, वेव 3, वेव 4 कब तक जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो वेव 2 जो है वो एक लॉन्गर टर्म इफेक्ट ये एमएसएमईज में होने वाला है, क्योंकि कंजम्पशन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक ये एमएसएमई के जो कारोबार है, जो व्यापार है, वो तो बढ़ने नहीं वाला है। आई थिंक दैट्स वो सबसे बड़ा डिफरेंस है वेव 2 और वेव 1 में। आकाश, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि पिछली बारी ऑफ कोर्स कंप्लीट शटडाउन था, एक शॉक था, लोग समझ नहीं पाए कि कैसे अब आगे की तैयारी करें, लेकिन पिछले साल के एक्सपीरियंस के बाद थोड़ी सी प्रिपेयर्डनेस थी, लोगों ने शायद अपनी इन्वेंट्री लेवल मैचअप कर लिया था। ऑन ग्राउंड रियलिटी आपके मद्देनजर कैसी है? तो हमने भी ऐसे ही देखा है। देखो, यहाँ पे ना 2 चीजें हैं। एक है कि बिजनेस के साइड से और दूसरा है कंज्यूमर के साइड से। बिजनेस के साइड से आप देख रहे हैं कि लोगों के हाथ धंधे सफर हो रहे हैं थोड़े, लेकिन थोड़ा उनको एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्हें लास्ट ईयर ये एक बार देखा है पहले, वो लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड है। हमने क्या देखा था लास्ट ईयर, पिछले साल के कोई सेक्टर्स तो एकदम जैसे खत्म हो गए थे, जैसे ट्रैवल था, थोड़े कुछ और थे, लेकिन थोड़े बहुत नए सेक्टर्स इमर्ज हो रहे थे, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ा कि हमें डिजिटल जाना पड़ेगा, हमें ई कॉमर्स अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो थोड़े नए सेक्टर्स इवॉल्व हो रहे थे। तो ये साल भी हम वैसे ही देख रहे हैं, जो नए नए सेक्टर्स इवॉल्व हो रहे थे, जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन इवेंट्स होने लगे थे, क्लोथिंग, अपैरल, एक्सेसरीज कैटेगरी, थोड़ी उस पर छोटे छोटे बिजनेस काफी घुसने लगे थे, जैसे थोड़ी बहुत चीजें इवॉल्व हुई थी। तो वो अभी भी ठीक ठाक कर रहे हैं, उन्होंने फिगर आउट किया है कि हम ऑनलाइन कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रॉम अ बिजनेस साइड आई थिंक ये बात थोड़ा ठीक है, क्योंकि प्रिपेयर्डनेस है, लोगों ने पहले ही देखा हुआ है। लेकिन जैसे राम ने भी कहा, फ्रॉम कंज्यूमर साइड चीजें थोड़ी खराब है। पहले क्या था पिछले साल कि आपको थोड़ी क्लैरिटी थी, और अगर आपको दिखता था कि चलो 1, 2, 3 महीने की बात है, ये उसके लंबा चलेगा नहीं, बट ये बार थोड़ा ज्यादा है, ये बार आपको उसकी एंड लाइन दिख नहीं रही है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा माहौल खराब हो गया है, बिकॉज इस बार हर कोई जानता है अपने ही करीबी लोगों में जिनको जिनने बहुत सफर किया है, कि जिनकी जाने गई है, उसके ऊपर से लोगों की इनकम्स भी सफर की है पिछले साल में। तो ये बार सप्लाई साइड से इशू कम है, बट डिमांड साइड से इशू बहुत ज्यादा है, लोग उतना ज्यादा ट्रांजैक्ट कर नहीं रहे हैं। ओके, तो डिमांड साइड इश्यूज शायद लंबे भी चल सकते हैं। हालांकि हम एक पूरे लॉकडाउन में नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं पेन शायद लंबा रहेगा। पृथा अत्रे, आपकी कंपनी लार्जली छोटी कंपनियों को या फिर स्टार्टअप्स को फंड्स दिलाने का में मदद करती है। अर्ली स्टेज बिजनेस में इस समय क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कई लोग नए नए आइडियाज पर काम करना शुरू कर चुके थे,
2020 के साल में उनको कुछ हॉल्ट करना पड़ा, लेकिन फिर से फंडिंग थोड़ी बहुत हुई थी। इस साल 2021 वाले साल में क्या स्थिति देखने को मिल रही है इन न्यू बिजनेसेस में, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से या फिर ओवरऑल बिजनेस आगे बढ़ाने के लिहाज से? जी, तो ऐसे नहीं है कि फंडिंग रुक गई है। पिछले साल के फर्स्ट हाफ पे कम हो गई थी, बट सेकेंड हाफ में वो पिकअप कर गई। और ठीक है, पिछले साल में भी कुछ $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुए थे, जो इस साल के फर्स्ट क्वार्टर पे भी काफी इन्वेस्टमेंट्स हुई है। बट ये जो कंपनीज है जिनमें इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, वो स्केल्ड अप बिजनेसेस है, जिनकी अच्छी खासी कस्टमर बेस है, अच्छा रेवेन्यू है। जो अर्ली स्टेज बिजनेसेस है, वो उनमें ज्यादा फंडिंग नहीं हो रही है, और वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कैश रनवे नहीं होता है। स्टडीज बताती है कि कुछ 70% स्टार्टअप्स के पास 3 महीने से ज्यादा कैश रनवे नहीं होता। सो बिजनेस साइड से कैश क्रंच है, कैश फ्लो में क्रंच है, जिसके वजह से एम्प्लॉय सैलरीज भी पे करना मुश्किल है। बट लाइक आकाश सेड, लास्ट ईयर के पैंडेमिक के एक्सपीरियंस से एंटरप्रेन्योर्स हैव गॉन बैक एंड री-स्ट्रैटेजाइज्ड। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल्स में कुछ चेंजेस किए हैं ताकि उनका उनके ऑपरेशंस और एफिशिएंट हो, सो दे आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस वेव। बट आप अर्ली स्टेज की बात करोगे तो ऐसा नहीं है कि लोग अर्ली स्टेज बिजनेसेस चालू नहीं कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर अपॉर्चुनिटीज। लास्ट ईयर भी फ्रॉम अप्रैल 2020 टू दिस ईयर ऑफ 2021 अराउंड 1.3 लाख न्यू कंपनीज हैव बीन क्रिएटेड। और जो स्टार्टअप्स है जिनको गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन मिली है स्टार्टअप इंडिया स्कीम से, वो भी पिछले साल से ज्यादा नंबर है। Some 40,000 startups got recognized this year as compared to the previous year, which was around 10 to 11,000. So there is a lot of hope, बहुत hope है early stage ecosystem में, but unfortunately अभी funding focus scaled up या better performing companies की तरफ। ये अभी का experience हमारा। तो एकदम अर्ली स्टेज पर आप कह रही हैं लोग या फिर फंड इस समय उन्हें बैक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर इच्छा नहीं दिखा रहे हैं। आकाश, आपने वो ट्रांजिशन की बात की थी। पिछले साल हमने देखा हर बिजनेस काम कर रहा था क्योंकि कई सारे लोग, कई सारे बिजनेसेस ऑनलाइन गए और वहां पर कारोबार शुरू हुआ। लेकिन इस साल जो यूनिकनेस है इस पर्टिकुलर लॉकडाउन की, जो फुल फ्लेजेड लॉकडाउन नहीं है लेकिन तब भी उसका इंपैक्ट ज्यादा है कि इस बारी ई कॉमर्स में भी रिस्ट्रिक्शन है। सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज की ही आवाजाही हो रही है या फिर उसी को इनफैक्ट केटर किया जा रहा है। ये कितना इम्पैक्ट डाल रहा है अलग अलग सेक्टर्स पर? इसका इम्पैक्ट तो है, लेकिन ये चलता कैसे है ना कि जैसे जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ था तभी बहुत सारे बिजनेसेस बंद पड़ गए थे और टेम्परेरीली उनका धंधा रुक गया था। तब उन्हें रियलाइज किया कि चलो अभी घर बैठे बैठे हम क्या करें, हम ऑनलाइन अडॉप्ट करते हैं। और हर एक को पता तो था कि लंबे टाइम में, थोड़े सालों में हमें ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करनी पड़ेगी। उसने क्या किया, वो एक्सेलरेट कर दिया, एकदम से हर कोई ऑनलाइन आने लगा और अपना बिजनेस सेटअप करने लगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका धंधा एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। आप ऑनलाइन आओ, अपना बिजनेस सेटअप करो, मल्टीपल चीजें करो, उसमें थोड़ा टाइम जाता है उसको कि आपको उसका आपका धंधा स्ट्रॉन्ग बन सके। तो अभी भी हम ऐसे ही देख रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पिछले साल लगभग अगर रोज 100 बिजनेस अगर इंस्टामोजो पे आते थे, तो जब भी लॉकडाउन हुआ तो नंबर 100 से 150 हो गया था। क्यों? क्योंकि लोगों रियलाइज किया, लोगों ने क्या ऑनलाइन जाना चाहिए, इनके पास टाइम था, तो वो ये सब टेस्ट करने लगे, वैल्यूएट करने लगे। और ये मोमेंटम काफी चला, काफी महीनों तक। फिर एक बार जब ये चीजें खुलने लगी जुलाई अगस्त के बाद, तो फिर वो वापस से थोड़ा कम हो गया। फिर हम 100 से 150 गए थे, 150 से 120 पे आ गए। अब हमने क्या देखा कि भले लॉकडाउन हर जगह नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, तो वापस से नंबर बढ़ गया वो। तो फिर से काफी लोग ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हैं अपना, फिर से वो इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हमें शिपिंग में कोई हेल्प कर सकता है, हम वेबसाइट कहां से बना सकते हैं। तो अभी भी लोग काफी चीजें ट्राई कर रहे हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि मोमेंटम है और ये लोग सीख रहे हैं और नए नए लोग फिर भी आते जा रहे हैं। तो इकोसिस्टम के लिए वो अच्छी बात है। सिर्फ ये है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन अपना स्टार्ट कर दिया तो आपका बिजनेस एकदम से रिकवर कर जाएगा। उसमें तो टाइम जाएगा, क्योंकि आपको भी टाइम लगता है ये सब चीजें समझने में, इवैल्यूएट करने में, नए नए कस्टमर लाने में। तो वो तो लंबी जर्नी है, बट एटलीस्ट लोगों ने वो पहला कदम उसमें रख लिया है। चलिए इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर, और आज हम चर्चा कर रहे हैं छोटे बिजनेसेस की इन
एक्सटेंडेड लॉकडाउन के बीच क्या स्थिति है, कहां पर मदद आने की जरूरत है और साथ ही साथ इस तरह के तूफान से कैसे जूझा जाए, इससे कैसे उबरा जाए। हमारे साथ आज चर्चा में है वायना नेटवर्क के राम अय्यर, इंस्टा मोजो के आकाश गेहानी और साथ ही फंड एनेबल की पृथा अत्रे। ओके, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग एज बैड जितना शायद लोगों की बातचीत में सुनाई देता है, या फिर नॉर्मली डर रहता है कि लॉकडाउन में, क्योंकि आप और मैं अपना एग्जांपल बता सकती हूँ, हम ऑनलाइन सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज मंगा सकते हैं, जहां पर पिछले साल अगर आपको चाहिए था आप फुटवेयर ऑर्डर कर सकते थे, बाहर से कपड़े मंगा सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर कर सकते थे। इस बारी वो सब बंद है, तो ऑफ कोर्स उन सेक्टर्स पर इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन वायना नेटवर्क एक लार्जेस्ट सेक्टर को भी केटर करता है जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। मिस्टर राम अय्यर, आपका एक्सपीरियंस क्या है सेक्टोरली, अगर आप हमें बता सके प्रेशर कहां पर देखने को मिला है, कहां डिमांड कम हो रही है? तो ये तो जो पेपर में भी लिखे जा रहे हैं कि ऑटो सेक्टर जो है, जो आई थिंक इन मेनी वेज इट्स अ लॉन्गेस्ट सप्लाई चेन जो है हमारे इंडिया में और वर्ल्ड ओवर, दैट इज द मैक्सिमम अफेक्टेड, क्योंकि ऑटो डीलरशिप्स आर क्लोज्ड, तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, ये ऑनलाइन खरीदते नहीं है। तो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और ये जो 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें तो बहुत इफेक्ट हुआ है। और आप वो आंकड़े देख सकते हैं कि इनका जो इवन मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो काफी कम कर रहे हैं, या तो शिफ्ट कम कर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ तो ये लास्ट ईयर जो रूरल डिमांड था वो काफी था, क्योंकि रूरल में इतना कोविड का असर नहीं था। तो इसके लिए आप जब जुलाई में जब आपने खोला, जून जुलाई में खोला, आप देखेंगे कि ऑटो सेक्टर जो है जो दिसंबर तक तो बहुत ही रफ्तार से बढ़ गई थी। अभी इस साल तो रूरल में भी कोविड का काफी प्रभाव पड़ा है, तो उतनी डिमांड की गुंजाइश नहीं है। तो आई थिंक ऑटो सेक्टर डेफिनेटली वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कोर सेक्टर, और क्योंकि ऑटो सेक्टर से स्टील, बाकी बहुत सारे इंडस्ट्रीज जुड़े हुए हैं और इन सब सेक्टरों पे उनका इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस माहौल पे कंस्ट्रक्शन पे मुझे लगता है थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से देखें तो ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, और इन पे मुझे लगता है बहुत असर पड़ने वाला है। इन जनरल मुझे लगता है कि जो मेन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं हमारे, इनमें सब एक म्यूटेड डिमांड होने वाला है और म्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए होने वाला है, क्योंकि सप्लाई चेन आपको एक समझना है, सबसे आसान तरीका है कि सड़क की तरह है। आप एक सबसे छोटी दुर्घटना भी एक ट्रैफिक जाम 4-5 घंटे की कर सकती है। सिमिलरली सप्लाई चेन में थोड़ी डिमांड की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, सप्लाईज की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, तो आप इसमें समय लगेगा इसको सब वापस आने में। तो मुझे लगता है कि 1-2-3 क्वार्टर तो हमें इसका हमें इम्पैक्ट हमें मालूम पड़ेगा इन सब इंडस्ट्रीज में। मैं इनफैक्ट एक और चीज आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि कुछ एरियाज में थोड़े से एनपीएस बढ़ सकते हैं। अब आरबीआई ने भी अपनी क्रेडिट पॉलिसी में क्रेडिट एक्सटेंशन की बात की, कुछ और सरलता लाने की बात की, उसका कितना ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट आया है? क्या I'm sure वो सारे कदम सही थे, लेकिन क्या वो काफी है राम अय्यर इस समय, या फिर आपको लग रहा है कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है एसएमबीज, एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए? तो मुझे तो लगता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बहुत जरूरत है इस टाइम, क्योंकि आप अगर देखेंगे ईसीएलजीएस स्कीम जो अनाउंस किया था लास्ट ईयर, और काफी 3 लाख करोड़ के जो ईसीएलजीएस, जिसमें 20% एडिशनल आप वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते थे इफ यू आर अ गुड बोरोवर, उसका जो 55% डिस्बर्स हुआ था जनवरी तक, शायद अब तक 60-65% डिस्बर्स हुआ रहेगा, और ये जून तक उन्होंने एक्सटेंड किया है स्कीम डिस्बर्स उसके लिए सितंबर तक। इंश्योरेंस लेके आए थे, रिस्ट्रक्चरिंग लेके आए थे, पर इसका सब जो प्रभाव है ये टाइम लगता है इसे करने में। और अभी जो हमारी स्थिति है, और स्पेशली माइक्रो एसएमई की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ 60 मिलियन ऐसे छोटे छोटे कंपनीज हैं जो 1 करोड़ टर्नओवर के नीचे हैं, और इन्हें बैंक्स जनरली लोन नहीं देते हैं। तो आपको अगर इनको बचाना है, क्योंकि ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हैं, ये सब आप एक किराना दुकान में जाएंगे तो आपको 2-3 लोग तो दिखेंगे वहां जो काम कर रहे हैं। तो आपका जो ये मेन जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन साइड है, जिसके कारण आपका डिमांड बढ़ने वाला है, जिस कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो उनको अगर आपको संभालना है तो मुझे लगता है ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा। एक डीएफआई जैसे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो क्योंकि हमने वेव 1 में क्या किया था, सब बैंक्स को बोले थे कि आप रिस्क ले लीजिए और आप इनको डिस्बर्स कीजिए लो कॉस्ट लोन्स 9.5-9.75% पे। मुझे लगता है कि बैंकों पर
काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे चुकी है, और उनकी जो एनपीए की जो इश्यू है वो इट विल टेक टाइम टू रिजॉल्व। तो मेरे ख्याल से वी नीड अ डीएफआई काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल टू गिव वेरी क्विक क्रेडिट टू इन एमएसएमई को, स्पेशली माइक्रो एसएमईज को, और दूसरा थोड़ा एक माइक्रो फाइनेंस जैसा स्ट्रक्चर लेके आना पड़ेगा हमें एमएसएमईज में, क्योंकि ये अकेले बहुत छोटे हैं। अगर इनको आप जोड़ सकें, एक क्लस्टर बना सकें और उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह बना सकें, फिर बैंक्स और एनबीएफसीज माइट बी इंटरेस्टेड इन लेंडिंग टू देम। तो ये दोनों तरफ से आपको एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके ही इनको निकालना पड़ेगा, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसमें इतना पैसा नहीं है कि हम सबको पैसा बांटे। तो गिवन वो कंस्ट्रेंट, आई थिंक हमें थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स वी हैव टू थिंक अबाउट इनको कैसे हम मदद कर सकें। प्रथा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्योंकि आप इतनी सारी कंपनियों से बातचीत करिए, आपने कहा कि रजिस्ट्रेशंस बढ़े हैं स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के लिए, इनकॉर्पोरेशंस कंपनियों के हो रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट अगर आपके पास आइडिया अच्छा है वो काफी नहीं है। दिक्कत यही है कि इस तरह के माहौल में वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं है कई कंपनियों के हाथ। तो क्या तरीका हो सकता है, आप जिन लोगों से बातचीत करती हैं वो फंड्स कैसे रेज किए जाएं, या फिर आपको लग रहा है अगले 6-8 महीने इन न्यू नेसेंट कंपनियों को बूटस्ट्रैपिंग के जरिए और इंक्यूबेटर्स की मदद से ही बिजनेस को स्टेडी रखना पड़ेगा? अभी क्या हो रहा है, देयर आर कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, जिसके वजह से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी बढ़ा है, सो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी काफी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं हु आर ट्राइंग टू सॉल्व हाइपर लोकल प्रॉब्लम्स, राइट। अभी अपना जो इंक्यूबेटर इकोसिस्टम है वो भी स्ट्रेंथन हुआ है इन द पास्ट 2 years। कुछ 500 इंक्यूबेटर्स है विच हैव द कैपेसिटी टू सपोर्ट 5,000 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स एनुअली, और ये ज्यादातर आउट ऑफ स्टार्टअप हब्स में लोकेटेड है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में नहीं, बट आप उदयपुर देखिए, जयपुर देखिए, एंड एट दैट लेवल दे आर creating tremendous support space for early stage startups। जब फंडिंग की बात आती है, सभी इन्वेस्टर्स के लिए अब जरूरी हो गया है कि वो कंपनी एक स्टेबल कैश फ्लो, एक पर्टिकुलर रेवेन्यू लेवल तक आए जब उन्हें कुछ फंडिंग मिले। बट VC फंडिंग इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ फंडिंग, राइट। एंजल ग्रुप्स काफी है, फैमिली ऑफिसेस काफी है, एंड ऑफ कोर्स इंक्यूबेटर से जो निधि SSS फंड मिलता है, those are easier funding sources for very early stage startups, right? आकाश, क्योंकि आप भी कई कंपनियों को ऑफ कोर्स ऑनलाइन ले जाने में मदद कर रहे हैं, इस समय क्या एडवाइस इंस्टामोजो ऑन अ लार्जर स्केल दे रहा है आपके ज्यादातर क्लाइंट्स को जो शायद इन प्रॉब्लम्स में फंसे हैं? एक तो कारोबार बढ़ नहीं पा रहा है, जितनी हो सके ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कि जब तक मार्केट खुलेगा नहीं और जब तक डिमांड नहीं वापस आएगी ये बिजनेसेस बढ़ नहीं पाएंगे। नहीं, वो तो है। तो देखो, अगर मार्केट ही ऐसा रहेगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। हम हमारे यहाँ से थोड़ा स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं उनको। हम बिजनेसेस को ये कह रहे हैं कि चलो ये टाइम है, ये समय है जब भी आप इन चीजों में इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि आपके पास समय है, बिजनेस थोड़ा सा कम चल रहा है, तो आप अपने नए स्किल्स बढ़ाओ। तो हमारा एक जैसे मोजो यूनिवर्सिटी करके इनिशिएटिव है जिसपे हम बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं इनके लिए। वो हो सकता है मार्केटिंग के लिए, उनके टैक्सेशन के लिए, मल्टीपल चीजों के लिए। आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करो, कैसे ये टाइम्स में आप अपना कैश कंजर्व करो, वो वैसी चीजों के ऊपर। मिस्टर राम अय्यर, आपने एक चीज कही थी कि ये जो दौर है वो ज्यादा समय तक जारी रह सकता है। क्या इस समय आपको लग रहा है कि शायद बड़ी कंपनियां जो छोटे एमएसएमईज के साथ काम करती हैं उनकी तरफ से शायद कोई एडिशनल, चाहे वो क्रेडिट साइड पर हो या फिर कुछ और सपोर्ट हो, जो वेंडर्स को दे सकते हैं इस पूरे तूफान में बस बने रहने के लिए और इससे निकलने के लिए? आपने एक जो बात कही, ये जो सप्लाई चेन होते हैं इसमें बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, थोड़े बड़े कारोबार होते हैं जो ये सब छोटे कंपनियों को मदद कर सकते हैं। हमने एक फरवरी में लॉन्च किया है गुड बिजनेस स्कोर, और इसका हमारा एक ही उद्देश्य था कि ये जब जो छोटे छोटे कंपनियां हैं ये अपने व्यापार को समझे, अपने कारोबार को समझे, और हम इनके ये गुड बिजनेस स्कोर से हम बड़े बड़े कंपनियों को पहुंचे और उनको बताएं कि ऐसे छोटे बहुत सारे कंपनियां हैं जो आप शामिल कीजिए आपकी सप्लाई चेन में। क्योंकि ये सब अगर ये बड़े कंपनियों के साथ काम कर सकें तो फिर एक तो उनको अपना खुद का जो बिजनेस है वो इंप्रूव हो सकता है। सेकेंड बात है कि जो पेमेंट है
ये टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है कि आप बड़े कंपनी को जब आप बेचते हैं तो आपको एक 90 दिन 60 दिन रुकना पड़ता है आपके पेमेंट के लिए, वो आप कैसे कम करें। तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स निकाले हैं, हम भी वही प्रयास में लगे हुए हैं कि बैंकों और एनबीएफसीओ के मदद से हम इनको कैसे पेमेंट जल्दी दे दें, ताकि ये अपना कारोबार का जो एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, इसको और बढ़ाएं। तो आई थिंक ये दोनों करना ही पड़ेगा, नहीं तो इससे, बट ये सब वही तभी हो सकता है जब पहले आप आपके घर के जो आग लगी है उसे आप बुझा दें। बहुत बहुत शुक्रिया पृथा अत्रे, राम अय्यर और आकाश केहानी हमारे लिए इस चर्चा में समय निकालकर इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम लेंगे आप सभी से इजाजत। नमस्कार, टेक केयर।